नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के उन फैसलों की इनसाइड जानकारी की, खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर की वजह क्या है। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे 5 स्तरों पर होगी स्वच्छता सर्वेक्षण की रेटिंग। जी हां, स्वच्छता सर्वेक्षण की इस साल निकाय स्तर पर की जाने वाली रेटिंग 5 स्तरों पर होने जा रही है। पिछली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार देश में सबसे साफ शहरों में शुमार था। इस बार भी स्वच्छता के मामले में इंदौर को नंबर 1 रखने और इस बार प्रदेश के दूसरे शहरों को भी इस दौड़ में शामिल करने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में नगरीय निकायों की लगातार स्वच्छता को लेकर समीक्षाएं और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। सर, जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, निकाय स्तर पर जो रेटिंग है उसको लेकर भी अब सरकार मन बना चुकी है और लगातार इंदौर की बात करें, स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर रहा है। अब सरकार ये चाहती, जिस प्रकार से स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1 पर रहा है, उसी प्रकार से जो दूसरे शहर हैं, दूसरे जो जगह हैं, उनको भी स्वच्छता के मामले में अव्वल किया जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां। सुनीता, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश काफी अच्छी स्थिति में है और 2021 के लिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण होना है वो शुरू हो गया है और अलग अलग टीमें अलग अलग शहरों में ये काम देख रही हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस बार थोड़ी सी व्यवस्था को बदला है स्वच्छता सर्वेक्षण में, और ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो है देश में 2016 से शुरू हुआ है और लगातार इसमें पुरस्कार देने की परंपरा रही है और मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो लगातार पहले नंबर पर स्वच्छता में बना हुआ है। तो इस बार जो नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वच्छता के सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों को, जिससे नगरीय निकाय जो हैं वो काम करने के लिए प्रेरित हों और स्वच्छता के मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वहाँ का जो अमला है, तो इस बार जो पूरी व्यवस्था की गई है वो अलग अलग 5 कैटेगरी बना दी हैं, जिससे कि उनको वो प्रेरित हों और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो इसके लिए जो उन्होंने बनाया है, सबसे पहले दिव्य बनाई है, उसके बाद अनुपम, उज्जवल, उदित, आरोही, ये सम्मान उनके लिए है। इसमें जो रेटिंग होगी वो होगी प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कॉपर। तो ये बढ़ते हुए क्रम में कि किसने सबसे अच्छा काम किया, उसके लिए उसको दिव्य की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद जो थोड़ा और उससे कम पायदान पर रहेगा उसको अनुपम पे रखा जाएगा। फिर उसको अगली बार अगले स्तर पे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे कि अब अगले स्तर पर आप जाएं, उसके लिए और उनको संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे या जहां कोई कमी रह गई है उसको पूर्ति की जाएगी। इसके बाद फिर वो उज्जवल होगा और उदित, आरोही। तो ये एक अलग अलग श्रेणी बना दी गई है जिससे कि वो बढ़ते हुए क्रम में किस तरह से उनको काम करना है, सारे संसाधन जो हैं उनको मुहैया कराएंगे। और इसमें गीले कचड़े अलग रखना, सूखे को अलग रखना। इसके अलावा जो है जो पूरे वार्ड हैं उनमें जो ODF है, खुले में शौच, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, क्या पूरी तरह से जो ODF है लागू हो गया है और जो खुले में शौच है बंद हो गया, क्योंकि जो केंद्र सरकार है खुले में शौच को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसके लिए केंद्र सरकार का देश के हर राज्य सरकारों पर दबाव है कि खुले में शौच को बंद किया जाए। और इसीलिए जो केंद्र सरकार जो है शौचालयों का निर्माण भी करा रहा है, इंडिविजुअल जो घरों घर में बन रहे हैं सभी जगह पे। तो स्वच्छता को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और जो है विभागों को, नगरीय निकायों को बहुत सारे संसाधन मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा टीमें लगी हुई हैं और जो सफाई का अमला है वो भी जुटा हुआ है इस काम में। तो देखते हैं कि इस बार क्या नतीजा आता है। इंदौर को लगातार पहला स्थान बरकरार रखने के लिए भी प्रयास है। इसके अलावा जो दूसरे और शहर हैं उनको भी ऊपर की श्रेणी में उठाने का है। जैसे राजधानी भोपाल है, ये दूसरे प्रदेशों की राजधानी की तरह ये भी आगे आए स्वच्छता में, पहले भी रही है लेकिन अब और आगे रहे और जो स्थान है वो कम से कम वो तो बरकरार रहे।
बिल्कुल, तो इसके कहीं ना प्रयास कहीं में जो जुटे स्थान हुए हैं। है वो बरकरार रहे। इसके अलावा इससे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं निगम जी आगे की जो रणनीति है वो भी निकाय स्तर पर और सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि स्वच्छता के मामले में, क्योंकि अगर बात की जाए पूरे देश में स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मोदी सरकार स्वयं इस मामले को लेकर जागरूक नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जन जागरूकता भी इसमें देखी जा रही है। जो आम जन है वो भी अब इसको लेकर जागरूक है और जिस प्रकार से अब निकाय स्तर पर रेटिंग तय की गई है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कॉपर, तो कहीं ना कहीं भी लगता है कि तमाम शहरों में भी इसको लेकर जागरूकता देखी जाएगी। जी हाँ, इसमें जो है जागरूकता, जनता की जागरूकता तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनता की जागरूकता है, जनता में को भी कचरे के प्रति और साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। इन जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर है उसमें ये चीज़ देखने लायक है कि जनता कितनी जागरूक है। इंदौर शहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषणों में इंदौर शहर की तारीफ कर चुके हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो जनता की जागरूकता तो इस मुहिम में सबसे अहम है। इसके अलावा राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसमें भरपूर राशि मुहैया करा रही है, जिससे कि घर घर कचरा लेने के लिए वाहनों की जो है सुविधा मुहैया हो सके। इसके अलावा जो और भी संसाधन हैं स्वच्छता को लेके जिनकी जरूरत पड़ती है, उन सब भी संसाधन के लिए भरपूर राशि मुहैया कराई जा रही है सभी नगरीय निकायों को, और इसकी सतत मॉनिटरिंग होती है प्रमुख सचिव स्तर पर, सचिव स्तर पर। इसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह भी लगातार बैठ के लेते हैं, जिससे स्वच्छता को लेकर कहीं कोई कोताही ना हो, खासकर मैदानी अमले पे, क्योंकि मैदानी अमले पर कसावट रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कसावट लाना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि अब रेटिंग जो है वो तय की जाएगी और जिस प्रकार से मापदंड के हिसाब से नगरीय निकायों को अपनी पूरी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करनी होगी। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे पर्यावरण क्लियरेंस की देरी पर नाराज सिया। जी हाँ, अब बात करेंगे प्रशासनिक खबर की। जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के गौण खनिज की खदानों के लिए दी जाने वाली पर्यावरण क्लियरेंस के मामले में देरी पर स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया ने नाराजगी जताई है। इस मामले में सिया के मेंबर सेक्रेटरी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है और पत्र में जिला स्तर पर पर्यावरण क्लियरेंस के संबंध में अनुमति देने के लिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है। सिया के मेंबर सदस्यों ने कलेक्टर्स को लिखे पत्र में समय सीमा के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। ये जो केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग है उसके अंतर्गत आता है स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, सिया। ये जो है हर राज्यों में एक अलग अलग होती है और ये केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। ये खदान, जो राज्यों में खदानें होती हैं उसके लिए क्लियरेंस देने का काम करते हैं। तो इसके लिए जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से आती हैं और कलेक्टर ही उनको आवंटित करते हैं। इसमें केवल पर्यावरण क्लियरेंस जो है वो सिया के माध्यम से दिया जाता है। तो जो स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा, तो जो सिया के मेंबर सेक्रेटरी हैं उन्होंने पिछले कई प्रकरणों का समीक्षा करी, तो उसमें ये आया कि जो कलेक्टरों के माध्यम से ऊपर आती है क्लियरेंस जी, उसमें काफ़ी विलंब होता है। और ये जो आवेदक हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर शिकायत करी कि जो कलेक्टरों के यहाँ आवेदन किया जाता है क्लियरेंस के लिए, एनओसीज के लिए, तो वहाँ पे जो पहले सबसे पहले नीचे से खनिज विभाग से आती है, उसके बाद कलेक्टर उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वहाँ पे पेंडिंग रखे जाते हैं। तो उसमें पेंडिंग रखने के लिए अलग अलग स्तर पे वो पेंडिंग रखते हैं। तो इसको लेके मेंबर सेक्रेटरी ने सिया के प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने खासी नाराजगी जताई कि बहुत लंबे लंबे समय से इसको अटका के रखा जाता है, जबकि 2006 का नोटिफिकेशन है जिसके तहत कलेक्टर को पब्लिक से जो सुझाव लेना है, कोई भी यदि आवेदक के द्वारा आवेदन दिया जाता है तो 45 दिन की अवधि उसके लिए निर्धारित है कि 45 दिन की अवधि में संबंधित क्षेत्र के लोगों से या जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें क्या आपत्ति है या क्या सुझाव है, वो सारे सुझाव ले लिए जाएं। इसके लिए समय सीमा तय है, लेकिन सालों से प्रकरण पेंडिंग रखे रहते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है माइनिंग डिवीजन से संबंधित विभागों से जो है डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए ये एकल प्रमाण पत्र की व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है उसको जारी कर दिया जाए। इस पे कलेक्टर पूरी तरह निगरानी रखें।
इसके अलावा जो खनिज अधिकारी हैं वो अपने जो लेटर में खदानों के जो है जो खदान आवंटित की जाना है उसके वर्तमान 500 मीटर के दायरे में कौन कौन सी और खदानें आ रही हैं या क्या स्थिति है, इसका उल्लेख करना चाहिए। कई बार वो उल्लेख नहीं करते हैं, इसके चलते जो पर्यावरण क्लियरेंस दिया जाना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, प्रकरण अधूरे रहते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा खदान है जिसका आवंटन किया जाना है या जिसमें कोई आपत्ति है या कोई और उसमें समस्या खड़ी हो गई है तो उसका जो सैटेलाइट इमेज है वो प्रकरण जो नस्ती भेजी जाती है, फाइल भेजी जाती है, उसमें वो नहीं लगाते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से प्रकरण में विलंब होता है और सरकार को अच्छे खासे राजस्व का नुकसान होता है। तो इसके लिए जो सिया के मेंबर सेक्रेटरी हैं जी, उन्होंने खासी नाराजगी जताई। तो आप देखते हैं कि जो मेंबर सेक्रेटरी ने पत्र कलेक्टरों को भेजा है उस पर कितना कलेक्टर अमल करते हैं और कितना ध्यान देते हैं जिससे ये जो माइनिंग से जुड़े हुए मामले हैं उनका निराकरण हो पाता है। बिल्कुल, तो लंबे अरसे से इस प्रकार की हिलावाली कहीं ना कहीं निगम जी देखी जा रही है। यही वजह इस प्रकार से आप बता रहे हैं कि राजस्व की कहीं ना कहीं यहाँ पर क्षति होती है, पर्यावरण क्लियरेंस से संबंधित जो अनुमति है उसके लिए विलंब होता है। तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि समय सीमा से अपनी गति से विलंबित हो जाती है और यही वजह है कि लगातार मामलों को लंबित रखा जाता है, फाइल जो है यहाँ से वहां की जाती है, लेकिन जो क्लियरेंस है उसको मिलने की समय सीमा एक निर्धारित नहीं की जाती। क्या लगता है इस पत्र लिखने के बाद कितनी जल्दी कलेक्टर्स इस पे संज्ञान लेते हैं और कितनी जल्दी इस मामले को लेकर त्वरित जो है वो निरीक्षण किया जाता है और निर्णय लिया जाता है? देखिए, संज्ञान लेना भी चाहिए क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो सरकार का राजस्व का जो खजाना है उसको भरने का एक बहुत बड़ा काम करता है। कई प्रमुख विभाग जो हैं उसमें से एक माइनिंग भी गिना जाता है। तो क्लियरेंस दिया जाना चाहिए जिससे कि जो भी आवेदक खदानें लेते हैं ये उनको जो दिक्कतें आती हैं उसमें वो सारी चीज़ें समय सीमा में पूरी हों। और जो स्टेट जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है जो ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, तो इनका काम भी है कि पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ों में किसी तरह की कोई आपत्ति और कुछ नहीं हो तो उसमें क्लियरेंस दी जाए। बिल्कुल, तो क्लियरेंस के लिए जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई हो और इसके लिए अब सिया ने कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। देखने वाली बात है कि इस पर कितनी जल्दी निर्णय लिया जाता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्रम में अब चर्चा करेंगे एक प्रशासनिक खबर की। कोरोना से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के विंध्य हर्बल की इम्यूनिटी बूस्टर किट, जी हां, कर्नाटक सरकार को ये किट रास आ गई है। कर्नाटक सरकार ने मध्य प्रदेश के राज्य लघु वनोपज संघ को 2 करोड़ की राशि के त्रिकुट काढ़े का ऑर्डर दिया है और इस राशि में तकरीबन 1.5 लाख इम्यूनिटी बूस्टर किट की सप्लाई की जाएगी। इसी विषय पर आइए एक बार फिर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, जिस प्रकार से बात कर रही है, पूरा जो कोरोना का काल रहा है, लगातार इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तमाम तरीके की चीजें अपनाई गई, तमाम तरीके की जो काढ़े हैं या फिर जड़ी बूटियां हैं, लेकिन जो त्रिकुट काढ़ा रहा है उसको लेकर ये कहा जाता रहा ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल है और लोगों ने इसको अपनाया, इम्यूनिटी को बूस्ट किया है। लेकिन अब कर्नाटक ने इसको लेकर जो मध्य प्रदेश की पहल है इसकी सराहना भी की है और अब ऑर्डर भी दिया गया है। जी हाँ सुनीता, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो त्रिकुट काढ़ा है इम्यूनिटी बूस्टर, ये कोरोना से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की इसने और बहुत कारगर साबित हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में करीब 30 करोड़ की राशि का ये जो त्रिकुट काढ़ा है वो देश राज्य की जनता को बंटवाया था और इसका सेवन भी किया नागरिकों ने, इसके अच्छे खासे लाभ देखे गए। और ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक में भी इसके चर्चा है और कर्नाटक सरकार ने इसको काफ़ी पसंद किया है। और ये इतना बड़ा ऑर्डर जो है राज्य लघु वनोपज संघ को पहली बार मिला है कि जो इम्यूनिटी बूस्टर है उसकी सप्लाई की जाए किसी और अन्य राज्य में। कर्नाटक सरकार 2 करोड़ की राशि के करीब 1.5 लाख इम्यूनिटी बूस्टर जो है जिसमें काढ़ा भी होगा और दूसरी चीजें भी होंगी जी, ये करीब 1.5 लाख किट लेंगे। और ये 1.5 लाख किट जो है कर्नाटक के जो 37 जिलों के स्कूल हैं वहां पे स्कूल के बच्चों में ये इम्यूनिटी किट बांटी जाएगी, उनको कोरोना से जिससे लड़ने में ये सहायक साबित हों और इसका वो सेवन करें। तो जो इसके लिए कर्नाटक के आयुष विभाग ने टेंडर जारी किए तो और इन टेंडरों में मध्य प्रदेश
के राज्य लघु वनोपज संघ ने हिस्सा लिया और वो इसमें वहाँ सप्लाई करने के लिए उचित पाए गए। और इसमें जो है जो इम्यूनिटी किट है, इम्यूनिटी बूस्टर की जो किट है, इसमें च्यवनप्राश भी रहेगा, गिलोय रहेगा, अश्वगंधा की टैबलेट रहेंगी, ये त्रिकुट काढ़ा के साथ में। तो ये पूरी किट जो है वहाँ पे स्कूली बच्चों को सप्लाई की जाएगी, उनके लिए कोरोना में खासी कारगर साबित होगी। और जो है मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ को मलेशिया से भी करीब 5 टन शहद सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जो गया था और वहाँ पे मलेशिया में मध्य प्रदेश के शहद को काफ़ी पसंद किया गया और इसकी सप्लाई करने के लिए वहाँ पे जो सैद्धांतिक सहमति बनी है और बाकी आगे की जो है वो एग्रीमेंट साइन होंगे, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी मात्रा सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ है, ये करीब 350 उत्पादों से ज़्यादा का लाइसेंस ले चुका है और ये और भी अन्य राज्यों में सप्लाई करने की योजना तैयार कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सुनीता, कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी अंचल से ये सारी दवाएं इकट्ठी होती हैं और ये जो काढ़ा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ निगम जी अगर बात करें, जो टेंडर मिला है मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आदिवासियों के द्वारा ये जड़ी बूटियां एकत्र की जाती हैं, चाहे वो च्यवनप्राश बनाने में हो या फिर त्रिकुट काढ़ा बनाने में, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को जोड़कर सरकार उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेगी। एक लंबा टेंडर, एक बड़ा टेंडर मिला है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जड़ी बूटियों से संबंधित जो मध्य प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है पूरे देश और कहीं ना कहीं विश्व में, इसको लेकर सराहना हो रही है और इसको लेकर अब जिस प्रकार से निर्यात किया जाएगा तो एक बड़ी आय का साधन भी मध्य प्रदेश के लिए और साथ ही वनोपज संघ के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है मध्य प्रदेश के जंगलों से ही सारी चीजें निकली हैं, उत्पाद हैं ये, और उन्हीं के उस पे ये सब चीजें बनाई गई हैं। तो आदिवासियों को भी इसका फायदा होगा, आदिवासियों को रोजगार जो मिला है उसमें उनकी अच्छी खासी आय होगी और वही ये सारी चीजों को लेके आते हैं और इन सारी चीजों का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और आने वाले दिनों में और एक काफी कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश के आयुष विभाग ने प्रदेश के लघु वनोपज फेडरेशन द्वारा तैयार 30 करोड़ की राशि का त्रिकुट काढ़ा कोरोना काल में बंटवाया था और इसको लेकर अब सराहना भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निगम जी। और चलिए अब हम एक खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। खास सेगमेंट चलते चलते, जी हाँ, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कौन सा प्रसंग आज चर्चा का विषय बना हुआ है। जी निगम जी। सुनीता, आईएएस अफसर अपने आप को हमेशा परफेक्ट मान के चलते हैं कि उनसे तो कोई चूक होना ही नहीं है। वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उनसे गलती की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसा ही कुछ मामला पिछले दिनों राजधानी के मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहां देखने को मिला। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री के साथ में कुछ मंत्री भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम तो सब ठीक ठाक चल रहा था और कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचा, जब एक सीनियर आईएएस पूरे कार्यक्रम का जो है आभार प्रकट करने पहुंचे और उन्होंने माइक हाथ में लिया। वहां पर जो कुछ मंत्री बैठे थे, उनमें से एक मंत्री को उन्होंने सुश्री की जगह श्रीमती बोल दिया। इतना ही नहीं, उनने उन जो महिला मंत्री थी उनका नाम भी गलत बोल दिया। वहां बैठे बहुत से लोगों ने इस बात को समझाओ या ना समझाओ, लेकिन मंत्री जी जिनके बारे में उन्होंने ये सब कहा था वो जरूर इस बात को भाप गई। और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और वो जो सीनियर आईएएस हैं उनको उन्होंने अपने पास बुलाया और चलते चलते उनकी खिंचाई कर दी कि कम से कम मंत्री का नाम और उनके नाम के आगे जो संबोधन किया जा रहा है उसको तो देख लें, समझ लें, उसके बाद उसको बोलें। तो यही आजकल चर्चा है कि आईएएस अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, लेकिन चूक उनसे भी हो जाती है। बिल्कुल, चूक सभी से हो जाती है। बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपने यहाँ पर हमें बताया। बहुत शुक्रिया निगम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो इनसाइड राजतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इनसाइड राजतंत्र।